हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पीछे हम लोग मूल ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ये मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि मूल कर्तव्य को जोड़ा कैसे गया। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, तो यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मूल कर्तव्य। देखिए, जो हमारा मूल कर्तव्य है, पहले इसको हम लोग समझ लेंगे भाग किस में है। तो ये हमारा है भाग 4A में। ठीक है, इसे भाग 4A में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, भाग 4A। और ये जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, तो ये हमारा अनुच्छेद यहाँ पे ले लेंगे आप लोग, अनुच्छेद 51A। ठीक है, 51A या 51 कैसे बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया मूल कर्तव्य। इसे हम लोग मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से इसे मतलब भारत के संविधान में शामिल किया गया है, तो ये हमारा जो है वो रूस के संविधान से शामिल किया गया है। रूस के संविधान से। ठीक है, और रूस जो जब जिस टाइम भी ये शामिल किया गया तो उस टाइम वो सोवियत संघ था। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं सोवियत संघ। पेपर में आप लोगों को सोवियत संघ भी दे सकता है और रूस भी दे सकता है। सोवियत संघ जो था वो पहले रूस का ही एक बड़ा भाग था। ठीक है, तो उसे बाद में तोड़कर छोटे छोटे राज्यों 15 जो सोवियत संघ को जब तोड़ा गया था तो 15 देश बनाए गए। ठीक है, तो 15 देशों में से एक हमारा सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोवियत संघ। तो ये आप लोग समझेंगे मूल कर्तव्य में पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो मूल कर्तव्य जो हमारा है वो भाग 4A में है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A में है। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो ये हमारा रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग समझेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये हमारा जो है वो ये 76वां संविधान नहीं सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं ना 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, ये इस समय पे किसकी सरकार थी, तो इस समय पे जो हमारी इंदिरा गांधी थी उनका सरकार था। ठीक है, जिसे हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। यहां हम ले लेंगे इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में। तो इंदिरा गांधी की सरकार में इसे मतलब बनाने के लिए कौन एक समिति का गठन किया था, उस समिति का क्या नाम था, तो उस समिति का नाम था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो ये जो हमारी इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी, इन्होंने क्या किया कि एक समिति बनाई जिसका नाम था क्या, स्वर्ण सिंह समिति। हम यहाँ पे मार्कर से लिखते हैं इसे स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। अब ये जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी इसमें कितने सदस्य थे, तो ये 12 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, इसमें 12 सदस्य शामिल थे। इसमें 12 सदस्यों द्वारा ये स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। अब देखिए ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो इनका नाम था क्या, डॉक्टर स्वर्ण सिंह। ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसके द्वारा क्या किया गया कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए मतलब कहा गया कि आप लोग कोई ऐसे मूल कर्तव्य बनाए जिनको संविधान में शामिल किया जा सके। देखिए ये तो मूल कर्तव्य हमारे स्वर्ण सिंह समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या किया गया कि 8 मूल कर्तव्यों को दिया गया कि आप लोग मतलब इसे संविधान में शामिल करना चाहिए। तो इन्होंने 8 क्या है कर्तव्य को दिए थे। ठीक है, 8 कर्तव्य। इन 8 कर्तव्यों में से, ठीक है, जो ये हमारे 8 कर्तव्य थे, इन 8 कर्तव्यों में से एक हमारा था कर, कर यानी टैक्स। ठीक है, तो ये भी मूल कर्तव्य में रखा गया था कि टैक्स भी मूल कर्तव्य होगा। तो देखिए ये पहले आप लोग समझे मूल कर्तव्य क्या होता है, फिर हम आपको ये बताते हैं। तो ये टैक्स को नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसे नहीं शामिल किया गया था। तो मूल कर्तव्य क्या होता है इसे आप लोग समझिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि टैक्स को शामिल क्यों नहीं किया गया और ये 8 मूल कर्तव्य क्या थे और मतलब कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, कितने हैं, कितने भाग में शामिल किए गए, इन सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मूल कर्तव्य था, मूल कर्तव्य क्या है, तो मूल कर्तव्य लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो हमारी जनता है। ठीक है, जनता, जनता यानी लोग यानी हम लोग पीपल। ठीक है, जो हमारे मतलब यहाँ पे जनता आप लोग लिख लीजिए या पीपल लिख लीजिए, लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ऊपर ना। तो जो हमारे लोग हैं, लोगों के लिए मूल कर्तव्य बनाया गया है कि आप जो मतलब जितने इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन, जो हमारे मतलब है लोग, उनको उनका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा भाग 4A है उसके पहले हम लोग पढ़े थे भाग 4। ठीक है,
तो भाग 4 में हमारा क्या था, नीति निर्देशक तत्व, वो राज्यों के लिए कर्तव्य था, ठीक है, वो राज्यों का कर्तव्य था कि राज्य उसका पालन करेंगे। और जो हमारा मूल कर्तव्य है भाग 4A, ये जनता के लिए बनाया गया है, लोगों के लिए बनाया गया है, लोग इसका पालन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मूल कर्तव्य। अब देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य क्या है, आप लोग भाग 4 पढ़े थे, भाग 4 डीपीएसपी जो था हमारा, उसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो वही सेम यहाँ पे भी है कि मूल कर्तव्य का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है कि उसके लिए क्या किया गया, अलग से कानून बनाया गया है, ठीक है। तो अलग से जो कानून बनाया गया है उसको लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं, उसका अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस पर कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। तो वो न्यायालय में परिवर्तनीय भी होगा। तो ये आप लोग समझ लिए। तो सबसे बड़ी बात हमारी क्या है कि ये किस समिति द्वारा शामिल किया गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति। किसकी सरकार थी उस समय पे, तो इंदिरा गांधी की। कौन से संविधान संशोधन द्वारा उन्हें शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। ये सब बातें हम लोग लिख लिए हैं। भाग 4 में, भाग 4A में है, आर्टिकल 51A में है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे स्वर्ण सिंह समिति थी, इसमें 8 कर्तव्यों को दिया गया था। आप लोगों को पता है कि जो मूल कर्तव्य है वो जनता के लिए है कि जनता इसका पालन करे, ठीक है। और ये अनिवार्य भी नहीं है कि आप मतलब इसको लेकर के हाँ कोर्ट में नहीं जा सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या किया गया, जो स्वर्ण सिंह समिति के जो मतलब ये सदस्य थे, 12 सदस्य, इन्होंने क्या किया कि टैक्स, कर को भी इसमें रखा कि कर भी एक प्रकार से लोगों के लिए मूल कर्तव्य है, लोगों का मौलिक अधिक मतलब ये मूल कर्तव्य है कि लोग उसको जमा करें, ठीक है। तो लेकिन क्या किया गया कि टैक्स लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन लोग क्या करते कि टैक्स को पूरी तरह से जमा नहीं करते। क्या है कि इसको लेकर न्यायालय भी नहीं जा सकता है, ये न्यायालय में परिवर्तन ही नहीं है। तो क्या करते कि लोगों के ऊपर अगर जबरदस्ती की जाती है कि आप लोग टैक्स जमा करिए, तो लोग क्या करते कि वहां न्यायालय में जाते हैं और बोलते कि ये हमारा कर्तव्य है, हम इसे जमा करें या ना करें वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए क्या किया गया कि इसे इस जो कर था, टैक्स था, इसे यहाँ से हटा दिया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो उस समय में जब ये मतलब ये संविधान समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उस समय पर 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य आप लोग लिख लेंगे, या तो फिर ये मौलिक कर्तव्य के साथ यहाँ मूल कर्तव्य, दोनों वही है ना, मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, तो 76वां संविधान सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक हमारा अलग से जोड़ा गया, ठीक है। 10 थे हमारे, लेकिन अभी कितने हैं, 11 हैं। तो जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो देखिए जो हमारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे हमारा जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। किसको जोड़ा गया था, तो 11वें मौलिक कर्तव्य को। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या था, तो 11वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया था कि जो हमारे मतलब माता पिता या अभिभावक होंगे जो बच्चों का पालन पोषण करेंगे, वो क्या करेंगे कि उनके जो छोटे बच्चे होंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार उनके पास होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या उनके अभिभावकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ इन्हें एक स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा, इन्हें स्वास्थ्य की मतलब एक स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य मतलब ये सब भी इनको उपलब्ध कराना होगा। ये नहीं कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं, आप उन्हें भोजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, उन्हें कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया, इसे जोड़कर यहाँ पे लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे इनके बीच में इनको प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ भोजन, शुद्ध पानी, कपड़ा, रहने के लिए एक शुद्ध वातावरण, इन सब की व्यवस्था भी की जाएगी। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो सरकारी स्कूल हमारे चलते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में आप लोग देखते हैं कि वहां पे हम लोग पढ़ने जब जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ क्या मिलता है कि कपड़ा भी मिलता है, पहनने के लिए जो ड्रेस मिलता है वो मिलता है, खाना मिलता है, ठीक है। आप लोग मिड डे मील देखे होंगे, कभी आप लोग अगर गए हो या नहीं भी गए होंगे तो जानते होंगे कि जो मिड डे मील है वहां पे खाने के लिए व्यवस्था होती है, वहां पे एक मतलब कि मिलता है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, ठीक है। तो पौष्टिक आहार के लिए क्या कहते हैं, वहां पे मतलब हर आप लोग अगर जानते होंगे तो देखे होंगे कभी कॉलेज में वहां पे गए होंगे प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां पे देखेंगे कि खाने के लिए बच्चों को
तरह तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे सेब, केला, अनार, ये भी, और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें। अब स्कूल वाले क्या खिलाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सरकारी सुविधा है कि बच्चों को एक स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। साथ ही उनको ये जो पढ़ने के लिए किताब कॉपी होती है वो सब भी उपलब्ध कराई जाती है। उसके साथ साथ क्या उपलब्ध कराया जाता है, उसके साथ साथ बच्चों को जो बैग होता है वो उपलब्ध कराया जाता है, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, इन सभी की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय में की जाती है, ठीक है। तो ये इसी के तहत होता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है उसमें यही बात लिखी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये ये किसका किसका अधिकार है, तो ये एक तो राज्य का भी अधिकार है और ये उनके माता पिता या अभिभावक का भी अधिकार है कि अपने बच्चों को, जो बच्चे छोटे हैं 6 से 14 वर्ष, उनको एक स्वच्छ शिक्षा और वातावरण का उनको उपलब्ध कराएं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ मौलिक अधिकार जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी, ठीक है। इन विशेष जानकारी के साथ साथ हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को पता है कि इसको लेकर हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये जनता का अधिकार है, ठीक है। ये जनता को इसको मानना होगा, अगर नहीं मानती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इसमें जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो हमारा तिरंगा होता है, तिरंगे का हमें आदर करना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। अगर हम लोग ये तिरंगे का आदर नहीं करते हैं, ठीक है, तिरंगे का आदर करना चाहिए, ठीक है, ये कहां पर लिखा गया है, तो ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, तिरंगे का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। हमें जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति मतलब जो सरकारी संपत्ति है उसका संरक्षण करना चाहिए। जो हमारे स्मारक, जो हमारे प्राचीन स्मारक हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। जो हमारे राज ये मतलब नेता, जो पहले हमारे जो क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, जो हमें आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, उनकी हम लोग इज्जत करें, उनको मतलब कि हृदय में अपने संजोए रखें, उनका पालन करें, ठीक है। ऐसे कुछ और हम लोग देखें तो नदी, तालाब, झील, झरना जो हमारे हैं उनको स्वच्छ रखें, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है वो मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनका पालन हम लोग करेंगे। अब हम लोग अगर लिखना चाहें तो एक एक मौलिक कर्तव्य को भी लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक मौलिक कर्तव्य को भी लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्र ध्वज और ये राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोग मिटाते हैं और एक एक ठो लिखते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नोट करने के साथ हम लोग अब अलग से क्या करेंगे, एक एक उठाएंगे और एक एक के बारे में भी जानकारी लेंगे। ये हमारा यहाँ से आप कहाँ से लिया गया था, तो रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और किस भाग में है और इसका कौन सा अनुच्छेद है। तो अभी आप लोग समझ लीजिए कि अभी हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 उपलब्ध है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 11 के बारे में आज जानेंगे। तो 11 में हम लोग यहाँ पे पहला लिखते हैं, ठीक है, मार्कर दूसरा लेते हैं। यहाँ हम लोग पहला लिखते हैं, तो पहला हमारा क्या है कि पहला हमारा बताया आप लोगों को कि संविधान का पालन करते हुए, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसका पालन करते हुए जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है इसका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ले लेंगे संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का पालन करना चाहिए, ठीक है, या सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अगर आप लोग इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो बस लिख लीजिए कि संविधान का पालन करना चाहिए तथा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना चाहिए, बस इतना हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो सब ये हमारा पहला हो गया। अब 2 नंबर हम लोग आते हैं, तो 2 नंबर में हमारा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को, जो मतलब हमारे जो नेता हुआ करते थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो हमारे उच्च आदर्श थे, उनको अपने हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए, यहां पर हम लोग लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए अब लोग इसको लिखते हुए चलेंगे ना, इसको लिखे रहेंगे तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे अभी 11 हो नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाद में हटा के फिर अलग लिखेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्रांतिकारी को, ठीक है, क्रांतिकारी
क्रांतिकारियों को हृदय में संजोए रखें तथा उनका सम्मान करें। ठीक है, तथा उनका सम्मान करें या पालन करें। ठीक है, सम्मान करें। तो ये हमारा हो गया दूसरा। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्रांतिकारियों को अपने हृदय में संजोए रखें तथा उनका सम्मान करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा। अब हम लोग तीसरे में आएंगे। तो तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा एक सिंपल सा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, तो यहां हम लोग तीसरा नंबर लिखते हैं भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ये कहां पे कहा गया है? तो ये हमारा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अगला 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या किया गया है कि जब भी आपको, जब भी मतलब देश को जरूरत हो हम लोगों की, जब भी देश को लोगों की जरूरत हो तो हम लोग क्या करें कि देश की रक्षा के लिए अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दें और उसके राष्ट्रीय जो कर्तव्य है उसका पालन करें। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब भी राष्ट्र द्वारा आह्वान किया जाता है, ठीक है, जब भी राष्ट्र द्वारा आह्वान किया जाता है तब देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 नंबर यहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पे लिखेंगे जब राष्ट्रीय आह्वान किया जाता है, आह्वान किया जाए तब देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करें, राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, यहां पे लिखते हैं हम राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, 4 हो गए हमारे। ठीक है, तो चौथा हमारा क्या था कि जब भी राष्ट्र को हमारी जरूरत हो, ठीक है, जब भी देश को या राष्ट्र को हमारी जरूरत हो तो हम अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें और राष्ट्र की रक्षा में अपने अपना योगदान दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारा यहाँ हो गया। आप लोग इसको नोट किए होंगे, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आगे 5 नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए। पहला क्या था कि हम लोग संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का पालन करें। दूसरा हमारा था जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी थे उनको अपने दिल में मतलब संजोए रखें और उनका सम्मान करें। अगला हमारा तीसरा नंबर था कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा हमारा था कि यदि राष्ट्र को हमारी जरूरत होती है तो हम अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए। अब हम लोग इसको यहां से हटाते हैं और फिर 5वां लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 थे। आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे साथ साथ और क्या करेंगे कि इसको कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे और इसको ध्यान देते हुए चलेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर में क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से 4 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में हमारा क्या आएगा? भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ठीक है, भारत के जो सभी लोग हैं इन सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति समरसता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 5 नंबर। तो यहां लिखेंगे भारत के सभी लोगों के बीच, सभी लोगों के बीच भाईचारा, भाईचारा तथा समरसता, यहां पे लिखेंगे ना, समरसता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्यों कहा गया कि भारत के सभी लोगों के को भाईचारे तथा भारत के सभी लोगों के बीच ये समरसता तथा भाईचारे की भावना होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि मतलब भारत में लोग क्या करेंगे, तमाम तरीके से एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या पूर्व पश्चिम के नाम पर कि हम आप मतलब उत्तर भारत के हैं, कोई दक्षिण भारत का है, हम उत्तर भारत के हैं, कोई पूर्वोत्तर भारत का है, इन सब पे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव के अनेक तरीके हैं। ठीक है,
तो भेदभाव के तरीकों को दूर करने के लिए यहाँ पे ये लिखा गया 5 नंबर कि भारत के सभी लोग जो जो भारत में निवास करते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनके बीच आपस में भाईचारा और एक दूसरे के प्रति समरसता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 नंबर। तो यहाँ पे हमारा हुआ 5 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्या है। ठीक है, तो हमारे पास मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। तो हम लोग छठा देखेंगे। तो छठे में हमारा क्या गया है कि देश की सामाजिक संस्कृति, जो देश की संस्कृति है उसकी रक्षा करनी चाहिए या उसका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो देश की संस्कृति यहां लिखेंगे देश की, अगर सही से लिखे जिसको हम लिख सकते हैं देश की सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करें। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देश की सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करें। तो इसका मतलब हुआ कि जो भारत देश में जो इंडिया हमारा है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कई प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है, विविध प्रकार के जो कल्चर है वो विकसित होते हैं। ठीक है, तो सभी के अपने अपने कल्चर होते हैं। देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के लोग कुछ और लोग मानेंगे, दक्षिण भारत के लोग कुछ और मानते हैं, उत्तर के लोग कुछ और मानते हैं। ठीक है, तो उनकी अलग अलग संस्कृतियां होती है। और जो हमारे जनजाति है, कुछ जनजातियों की ऐसी परंपराएं होती है जो उन्हें वो लोग खत्म नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनको उनके लिए क्या होता है कि वही भगवान होते हैं, वो लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। बहुत आप लोग देखेंगे कि एक हमारा राजस्थान में चले जाएंगे तो राजस्थान में आप लोग क्या करते हैं, वहां देखते हैं एक पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, पेड़ जिसे हम लोग बोलते हैं खिजड़ी का पेड़, तो खिजड़ी के पेड़ की वहां पूजा की जाती है। तो आप मतलब लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर है, उन्हें मानने के लिए वो उनका संरक्षण कर सकते हैं। वो कहाँ लिखा गया है? तो वो आर्टिकल 6 में लिखा गया है। और ये संरक्षण करने के लिए क्या है कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सभी लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम इसका संरक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर है, हम लिखा गया है। अब हम लोग लिखते हैं अगला 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में हमारा क्या आता है? 7 नंबर में जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, इसका संरक्षण करने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात, पर्यावरण के संरक्षण की बात, संरक्षण की बात। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? नदी, तालाब, जंगल, झील। ठीक है, जो भी होगा नदी, तालाब, झील, झरना, इन सब के बाद इन सब का संरक्षण, जो पहाड़ है, इन सब का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। अगर इसी में हम लोग देखें तो एक हमारा आता है अभी मतलब हाल ही में जो चल रहा है अरावली विवाद। ठीक है, तो अरावली विवाद पे आप लोग देखें, मतलब इसका तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि अरावली के संरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ढेर सारे वहां पे मतलब अरावली को काटने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अरावली काटने के बाद अगर इसको थोड़ा हम लोग समझें तो अरावली के ऊपर देखेंगे आप लोग विवाद चल रहा है कि अरावली को जो मतलब अरावली पर्वत हमारा है, ये एक वलित पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत हमारा एक सबसे पुराना और वलित पर्वत है। ठीक है, ये हमारा बहुत पुराने पर्वतों में से एक है। तो इस मतलब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो मतलब हमारा ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी है कि जो हमारा पर्वत है अरावली पर्वत, इसके जो 100 मीटर से ऊंचे पर्वत होंगे, अरावली पर्वत के जो 100 मीटर से ऊंचे पर्वत हैं, उनको तो पर्वत माना जाएगा या उनको पहाड़ माना जाएगा। लेकिन जो 100 मीटर से कम जिनकी ऊंचाई है, उन्हें हम लोग पर्वत या पहाड़ नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस पे कुछ विवाद चल रहा है। पर्वत पहाड़ न मानने का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आज मतलब हम लोग उसको मान्यता देते हैं कि ठीक है 100 मीटर से नीचे जो है उनको पर्वत पहाड़ नहीं माना जाएगा, तो बाद में क्या किया जाएगा कि उनकी कटाई छटाई चालू होगी और उसमें वहां से धीरे धीरे खनन की प्रक्रिया चालू होंगी और 1-2 साल 3 साल के बाद क्या होगा कि वहां पे तेजी से खनन होगा और जो हमारा अरावली पर्वत है लगभग उसको खनन के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा। और इससे ढेर सारी जो हमारी मतलब समस्याएं होंगी वो उत्पन्न होंगी। ये समस्याएं उत्पन्न होंगी वो तो आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि क्या क्या उससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो हमारा अगर समस्याएं को समझ ले तो जो हमारा ये थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल क्या होगा कि वो धीरे धीरे अरावली पर्वत खत्म होने के कारण वो पूर्व की ओर बढ़ता हुआ चला आएगा। अब पूर्व की ओर बढ़ता आएगा तो जो हमारा दिल्ली वाला हिस्सा है, दिल्ली एनसीआर वाला हिस्सा है, जो हमारा इधर हरियाणा वाला हिस्सा है, तो इनमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से इससे प्रभावित होंगे, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा प्रभावित होगा, राजस्थान का ढेर सारा हिस्सा इससे प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि ये अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में पूरी तरह से सबसे ज्यादा वहां पे उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मतलब वहां पे मुद्दा चल रहा है, तो इसको हम लोग समझे होंगे आप लोग वीडियो में, वहां पे कई सारे वीडियो उसके बनाए गए हैं तो आप लोग उसको देखे होंगे। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात जो की गई है वो ये मौलिक कर्तव्य में हमारा 7वां नंबर हो गया। तो ये हमारा एक हो गया मुद्दा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले में, अगला हम लोग देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये विवाद तो चलता रहता है, विवाद के बारे में आप लोग वीडियो एक देख, अगर नहीं जानते हैं अरावली पर्वत विवाद तो एक वीडियो देख लीजिए कोई भी,
उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अरावली पर्वत विवाद हमारा क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले नंबर पे, 8वें नंबर पे। तो 8वां नंबर जो हमारा, या इसमें मौलिक कर्तव्य में 8 नंबर जो हमारा होगा, जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है, जो हमारे ज्ञानार्जन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसको भी, इसकी भी भावना को मतलब विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका मतलब आप लोग समझे कि बच्चों में, लोगों में जो भी मतलब कि उनके पास विकास करने की क्षमता होती है, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 8 नंबर लिखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक है, ये आप लोग देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की जो भावना है उसका विकास करने के लिए ये कहा कहा गया है, तो ये मौलिक कर्तव्य के 8वें हिस्से में कहा गया है। ठीक है, अब 9वां हिस्सा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा होता है ना, तो थोड़ा फास्ट करके इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर हमारा जो होता है सॉरी 9 नंबर में हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक संपत्ति जो हमारी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करने की बात कहाँ की गई है, तो वो 9 नंबर में की गई है। सॉरी 9 नंबर में की गई है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात कहाँ की गई है, 9 नंबर में। फिर हम लोग लिखते हैं 10 नंबर। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। 10 नंबर हमारा क्या है कि जीवन के सभी क्षेत्रों, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जीवन के सभी क्षेत्रों में हम लोग मतलब जीवन अपना जी रहे हैं, तो जीवन जीने के लिए जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं जीवन के सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ, ठीक है, उत्कृष्टता के साथ प्रयास करना चाहिए। ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है 10 नंबर। ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए अनेकों प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10 नंबर। अब 11 नंबर आप लोगों को बताए थे, ऊपर हम लोग इसको हटाते हैं, यहाँ पे 11 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर आप लोगों को पता है कि 11 नंबर हमारा क्या है, 11 नंबर जो हमारा है उसको 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसको कब जोड़ा गया था, तो उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये हमारा इसमें क्या था, तो इसमें हमारा 11 नंबर आप लिखते हैं, इसमें हमारा लिखा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको उनके माता पिता या उनके अभिभावकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को की उपलब्धि की जाएगी, और वो ये उपलब्धि जो होगी वो एक स्वच्छ वातावरण के साथ, एक स्वच्छ मतलब खान पान के साथ, ठीक है, इन सब के साथ इनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता, उनके माता पिता या अभिभावक, अभिभावक मतलब आप लोग समझेंगे कि अभिभावक जो उनके संरक्षण होते हैं, बच्चा जिसकी देख रेख में रहता है, जिसके देख रेख में उसका पालन पोषण होता है। देखिए बच्चों का संरक्षण क्या होता है कि कई तरीके से हो सकता है, जैसे माता पिता अगर बच्चों को संरक्षण कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता उनके पास नहीं रहते हैं, जैसे मान लीजिए उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या बच्चा किसी प्रकार से खो जाता है, किसी और व्यक्ति के पास हो रहता है, ठीक है, तो बच्चा अगर अपने माता पिता के पास नहीं है, ठीक है, माता पिता के पास नहीं है, तो जो उसके अदर माता पिता के अलावा जो उसके मतलब उसकी देख रेख करेंगे वो उनको अभिभावक या संरक्षण बोला जाता है। ठीक है, तो ये अभिभावक हो गए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक द्वारा, ठीक है, उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है, माता पिता या अभिभावक द्वारा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना।
ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं साथ ही साथ, साथ साथ भोजन, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण, भोजन, वस्त्र आदि की उपलब्धता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर में एक स्वच्छ वातावरण, बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था, उनको रहने के लिए व्यवस्था, उनको कपड़े पहनने के लिए व्यवस्था, इन सब के साथ साथ उन्हें प्राथमिक शिक्षा का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जो हमारा है ये मौलिक कर्तव्य का 11 नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोग इतना समझ लिए, तो ये हो आशा करते हैं कि मौलिक कर्तव्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।